everyone, how are you all? So my name is Christina Velez और आप आए हैं मेरे इस चैनल पे क्रिस्टीना विलेज जोग्राफर। सो बेसिकली आई एम अ जोग्राफर और मैं जोग्राफी की क्लासेस लेती हूँ, बट इस चैनल पे मैं आपका क्लास 8, 9th एंड 10th का सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ और 11th एंड 12th का जोग्राफी पढ़ाती हूँ। सो कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो और मैं बहुत अच्छी हूँ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सोशल स्टडी का चैप्टर सिविक्स का, और यू कैन से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो चैप्टर का नाम से जैसे क्लियर है कि भाई डेमोक्रेसी जो है क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी से आपको क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो है क्या। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू माई स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ या ऑल ओवर इंडिया में भी अगर हम जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अगर हम उनकी भी बात करें, तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है बेसिकली, ठीक है, ये डेमोक्रेसी वर्ड आप जो है 6 में पढ़ चुके हो। डेमोक्रेसी के बारे में है, डिक्टेटरशिप के बारे में है, एंड आपका जो थर्ड गवर्नमेंट है आपकी मोनार्की टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, मोनार्की गवर्नमेंट के बारे में, ये तीनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। आप क्लास 7th में भी ये पढ़ चुके हो। ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड सिलेबस जहाँ जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया जिन भी स्कूल्स में है या प्राइवेट स्कूल्स में अगर प्राइवेट बुक्स भी हैं तो उसमें भी क्लास 6 से आपका डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और आपका मोनार्की, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चों को डिफाइन किया गया है कि ये गवर्नमेंट क्या है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं ये गवर्नमेंट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ठीक है, सो ये तीनों ही गवर्नमेंट के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है, फिर आपका क्लास 7th में भी आपने इसको स्टडी किया है, देन क्लास 8th में भी किया है, और अब हम आते हैं क्लास 9th में। ठीक है, सो अब हम क्लास 9th में आ गए हैं, तो अब हम क्लास 9th में पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। थोड़ा सा हम और ज़्यादा इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 6, 7th, 8th में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और छोटे लेवल पे आपने लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपने ये सब पढ़ा है 7th में। लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में किस तरीके, डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट किस किस तरीके से बनाई जाती है, इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आपका म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह से ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, सो अब हम डेमोक्रेसी को यहाँ पे क्लास 9th में हम जो है एक थोड़े से और डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बड़े लेवल पे हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क करती है, क्या होती है, हम उस लेवल पे, आप थोड़ा सा और ज़्यादा लेवल पे जो है डेमोक्रेसी को हम देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर और वाई डेमोक्रेसी की क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट को बनाने की ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी को लेके कि अगर जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है, जिसे हम यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी को जिस तरह से कहा जाता है कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र देश है हमारा। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप देख लो, लोकतांत्रिक भी बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश लोक होगा, सॉरी, ठीक है, लोकतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज टू बी कॉल्ड लोकतंत्र। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है हमारी, यानी कि जो लोग हैं, यानी कि लोक मीन्स यहाँ पर आ जाता है लोग। ठीक है, लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट, और वो ही कंट्री को चलाते हैं, वो उन्हीं लोगों को चला रहे हैं, उन्हीं लोगों को मैनेज कर रहे हैं। चलाने का मतलब यहाँ पर होता है आपका मैनेज करना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश जो है जहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं और फिर वो ही लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट जो है खुद अपने ही लोगों को मैनेज करती है। ठीक है, खुद उन्हीं लोगों को मैनेज करती है जिन लोगों ने उनको गवर्नमेंट, यानी कि जिन लोगों ने उनको सत्ता पर बिठाया है, गवर्नमेंट चलाने के का हक दिया है, कंट्री को चलाने का हक दिया है, कंट्री को मैनेज करने का हक जिन लोगों ने दिया है, उन्हीं लोगों को फिर वो गवर्नमेंट मैनेज करती है, पूरी कंट्री को मैनेज करती है। ठीक है, ये है बेसिकली डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो अभी क्वेश्चन हमने देखा, ये है एक्चुअल में डेमोक्रेसी। ठीक है,
तो ये कहलाती है आपकी डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट में। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ पीपल्स ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी मिली हुई है, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें करते हैं और साथ साथ अपनी मर्ज़ी से उसके वजह से गलत काम भी करते हैं, लेकिन उन गलत कामों के लिए हमारी अपनी कुछ कानून हैं, हमारे प्रॉपर हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अगर कोई गलत काम करता है, मर्डर है, चोरी डकैती, कुछ भी इस तरीके का कुछ गलत है, तो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, उसको पनिशमेंट है, जुडिशरी पनिश करती है, सब कुछ है। लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी के मतलब बहुत ही खिलाफ है, जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो सोचती हैं अगर मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, तो हम लोगों को अपनी तरह से चला सकते हैं, हम कंट्री को अपनी तरह से चला सकते हैं। लेकिन वो भी ठीक नहीं है क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है, हर चीज़ का। ठीक है, सो अब क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम देखते हैं। नाउ लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। वेरी ट्रू दैट डेमोक्रेसी जो है वो लीड करती है इनस्टेबिलिटी को। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती है वो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाते हैं वो लोग गवर्नमेंट। ठीक है, इनस्टेबिलिटी रहती है वहाँ पर। लाइक किस तरीके की इंस्टेबिलिटी रहती है? लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि लीडर्स कीप्स चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री का अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, हम अगर अपनी कंट्री का एग्जाम्पल देखें, तो जैसे हमारी कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ पर हर 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, आपके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शंस हुए, ठीक है, 5 साल पूरे हो गए थे, इलेक्शंस हुए, तो बीजेपी की मिलीजुली सरकार, मतलब बीजेपी और बाकी सारी मिलीजुली गवर्नमेंट बनी, उन्होंने मोदी को प्राइम मिनिस्टर एज आ एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो हर 5 ईयर्स के बाद जो है हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो लीडर जो है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर इसी इंस्टेबिलिटी की जो है वो बात करी गई है। ठीक है, लीडर कीप चेंजिंग इन आवर डेमोक्रेसी विच रिजल्ट इन चेंज इन पॉलिसीज एंड दिस ब्रिंग डिसकंटिन्यूटी। सो ऑब्वियसली सी बात है, अब जब नया लीडर अगर कोई भी आएगा तो नया लीडर जो है अपनी क्या करेगा? अपनी न्यू पॉलिसी निकालेगा। जैसे कि मोदी आए तो मोदी ने अपनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, डोंट टेक इट, उसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेते भी हो तो लेते रहो, आई डोंट केयर फॉर दैट। ओके, एनीवेज, सो मोदी आए तो उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बना दी, और नई पॉलिसी वो क्या थी? वो आर्मी को लेके पॉलिसी थी, जो कि आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, ये आर्मी को लेके जो इन्होंने पॉलिसी बनाई, एंड दैट इज अग्निवीर। ठीक है भाई, इतने साल से नॉर्मल आर्मी जो है वर्क कर रही है, नॉर्मल तरीके से आर्मी वर्क कर रही है, सब पूरा मतलब प्रॉपर अपना, हर फौजी अपने पूरे 30-35 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल या 35 साल, मतलब लगभग 30-35 ईयर्स जो है हर जवान जो है वो आर्मी में अपनी जॉब करता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है और देश की सेवा करता है। वो ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो साथ में देश की सेवा भी कर रहा है। ठीक है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देश की सेवा के साथ साथ जो है अपनी जॉब कर रहा है, वो देश की सेवा पहले कर रहा है, जॉब बाद में है उसकी। ठीक है, आप करीब जो है हमारा जो फौजी है, ठीक है, हमारा इंडियन फौजी जो है वो करीब 30 से 35 ईयर, एवरी इंडियन जवान, ठीक है, एवरी इंडियन जवान जो है वो करीब 30 से 35 साल अपनी जॉब करके आता है, अपनी नौकरी करके आता है, और देन ही और शी, अगर गर्ल भी है तो ही और शी गेट द रिटायरमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट उसे कुछ मनी भी मिलता है, और पेंशन उसकी लाइफ टाइम के लिए होती है, 60 ईयर्स तक से भी ऊपर की, जितने साल 80 ईयर्स 100 ईयर जितने साल वो बंदा वो जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, उतने साल तक वो पेंशन लेगा, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी। ठीक है, और उसके बच्चों को मिलेगी। अब उसके बच्चों में भी मेन जो है, जो किसको मिलेगी पेंशन, वो मिलेगी स्पेशली डॉटर को। ठीक है, क्योंकि डॉटर अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी का जो रूल है, तो डॉटर को पेंशन मिलती है, डॉटर को दी जाती है, और डॉटर को मतलब 25-25 साल तक तो दोनों बच्चों को रहेगी। अगर फादर की डेथ हो गई, मम्मी भी नहीं है, तो दोनों बच्चों को मिलेगी। आफ्टर दैट डॉटर को तब तक मिलेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वो मतलब लाइक आप कह लो अनमैरिड, और विडो है, डिवोर्सी है, तो उसके फादर की पेंशन जो है उस गर्ल को मिलने का पूरा उसका राइट है। ठीक है, अब इतने साल तक करीब जो है जवान जो है आपका 30 से 35, कुछ बहुत रेयर होता है जहाँ पर जो है आपका 40 ईयर्स तक भी जो है सर्विस होती है। ठीक है,
तो बहुत रेयर होती है, इतना लॉन्ग सर्विस नहीं होती है ज़्यादा। तो उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से एक जवान जो है एंजॉय भी करता है, देश की सेवा भी करता है। अब अग्निवीर नई पॉलिसी मोदी जी ने, नए लीडर ये बने, नए लीडर बने तो इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाल दी अग्निवीर के चलते जवानों की जो सैलरी, अब जो नए जवान जो भर्ती होंगे, नए जो आर्मी में जो लड़के नए भर्ती होंगे, उनका जो जॉब करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 4 ईयर्स रहेगा। सिर्फ वो 4 ईयर्स तक जॉब कर सकते हैं। उस 4 ईयर में वो जब रिटायर्ड हो जाता है पर्सन, तो रिटायर्ड 4 ईयर्स के बाद जो है उसको मतलब रिटायर्ड कर दिया जाएगा। सिर्फ 4 साल नौकरी दी जाएगी, 4 साल के बाद उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। एंड जो अब नए भर्ती होंगे, ठीक है, अब फिलहाल कोई नए भर्ती नहीं होने वाला, कोई पागल तो है नहीं 4 साल के लिए आर्मी में जाएगा, ठीक है, और उस दौरान अगर उसकी मौत हो गई तो भाई फिर तो वो हो गया उसका बेड़ा गर्क, ठीक है ना। 4 साल की जॉब कर दी और साथ में रिटायर्ड जब होगा तो 1 करोड़ या 2 करोड़ समथिंग इतना जो है उसको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। नए लीडर आए, नई पॉलिसीज बनी, चेंज इन पॉलिसी एंड दिस ब्रिंग डिसकंटिन्यूटी। जो 75 सालों से 75 ईयर्स से जो चला आ रहा था, वो तुरंत एक नई गवर्नमेंट आती है बीजेपी नाम से, ठीक है, नए उनके लीडर आते हैं मोदी नाम से, और तुरंत उन्होंने 75 ईयर्स की जो इंडियन आर्मी की जॉब को घटा के उन्होंने तुरंत जो 75 ईयर्स से जो चल रही थी 30-35 साल की, उसको उन्होंने तुरंत 4 ईयर्स का कर दिया। ये क्या भाई, ये क्या सिस्टम है? व्हाट इज दिस सिस्टम इन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये फैक्ट है। व्हाट इज दिस सिस्टम? ये कोई सिस्टम है ही नहीं डेमोक्रेसी में कि आप जो है इस तरीके से करो, और इसी वजह से इनस्टेबिलिटी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इनस्टेबिलिटी एंड ब्रिंग्स डिसकंटिन्यूटी, ये लेकर आता है आपकी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं लेकर आती हैं डिसकंटिन्यूटी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो इसीलिए फिर 5 ईयर्स तक इनकी गवर्नमेंट रही, 5 ईयर्स के बाद फिर कोई न्यू लीडर बने, न्यू जो है गवर्नमेंट बनी, ठीक है, नई पार्टी आई, मान लो जी भाई कांग्रेस आ गई, ठीक है, अगेन अब कांग्रेस ने फिर अपनी कोई न्यू पॉलिसीज निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, कोई उन्होंने अपनी नई पॉलिसीज निकाल दी, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई ये जो आपका डेमोक्रेसी टाइप की जो गवर्नमेंट है, इसमें डिसकंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कोई भी लेना होता है तो उस डिसीजन में भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिले होता है। अब डिसकंटिन्यूटी कैसी रहती है, वो अग्निवीर वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले क्या रहेगा, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, कानून के दायरे में रहकर ही करनी पड़ती है हमें, और जो कानून लिखा है, जो लॉ हैं सारे, उन लॉ को देखते हुए ही हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन स्टिल लॉ को देखने के साथ साथ स्टिल जो है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इतना टाइम जो ये लगना, ये डेमोक्रेसी का एक तरीके से हम कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में, फास्ट डिसीजंस होने चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस हैं, या उनके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें जा रही हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी ब्रिंग आउट डिले इन गवर्नेंस सिंस पॉलिटिशियंस हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम मासेस। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत डिले इसलिए होता है, किसी भी डिसीजन में डिले इसलिए होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मासेस से अप्रूवल लेना होता है। मासेस का मतलब है यहाँ पर कॉमन मासेस यानी कि कॉमन पीपल के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। कॉमन पीपल से कंसर्न करना पड़ता है, या कॉमन पीपल से अप्रूवल लेना पड़ता है, या 10 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लाइक गवर्नमेंट को अगर लेना है, कोई भी रूल बनाना है, कोई भी पॉलिसी निकालनी है, कुछ भी करना है, तो लोकसभा से डिसीजन लेना, पार्लियामेंट से परमिशन लेना, अप्रूवल लेना, लोकसभा से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से, सबसे, मतलब करते ही सब लोग मिलके ही हैं। लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। कोई भी, जैसे आपने 8th में पढ़ा होगा, हाउ बिल बिकम अ लॉ बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, ठीक है। पहले बिल निकाला जाता है कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए। वो बिल 10 जगह से अप्रूव्ड होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से। अप्रूव होने के बाद सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अगर उनको उसमें कोई खामियां दिखती हैं, कोई डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो बताए जाते हैं, या फिर बताए जाते हैं, या फिर अगर उनको सही नहीं लगता है, अगर उनको सही समझ में नहीं आता, तो उसे वापस कर दिया जाता है, या मना कर दिया जाता है कि ये रूल्स या ये रूल और रेगुलेशंस जो है ये नहीं बनेंगे, ठीक है, उसे वापस कर दिया जाता है, या उसमें कुछ कहा जाता है कि उसमें आप कुछ चेंजेस करिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस
सो बिकॉज ऑफ दिस उसे बहुत सारी चीज़ों से, कोई भी पॉलिसी या कोई भी डिसीजंस को बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है, तो जिसके वजह से ये डिले होता है। और अप्रूवल फ्रॉम मासेस, मासेस का मतलब हम यहाँ पर कॉमन मासेस भी कह सकते हैं। मासेस का मतलब हम यहाँ पर जो आपका लोकसभा के लोग हैं, राज्यसभा के लोग हैं, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो भी सारी से विधानसभा, विधान परिषद स्टेट में, ठीक है, सब चीज़ों से निकल के बाहर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब डिसीजन लेना पड़ता है। लोगों को किसी भी पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है। डेमोक्रेसी में भी वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को पता होता है। लोगों को वो ही है कि वो फैल जाता है, पता लग जाता है, जैसे तैसे पता लग जाता है जनता को कि गवर्नमेंट एक नई ये लेकर आने वाली है, ये लेकर आने वाली है, पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि गवर्नमेंट जो है आम आदमी से अप्रूवल लेती है, आम आदमी से परमिशन लेती है या उनकी राय जानना चाहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है गवर्नमेंट। सिर्फ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राय लेनी चाहिए, सजेशन लेने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो बिल कैसे लॉ बनता है वो आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से बिल जो है वो लॉ बनता है। तो ये अग्निवीर जो गवर्नमेंट ने निकाला, जब बाद में जब लोगों को पता चला कि अग्निवीर एक्चुअली है क्या, ये किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या पॉलिसीज जो है इसमें डाली है, ऑब्वियसली सी बात थी जब लोगों को नहीं पता था एग्जैक्टली क्या है इसमें, तो लोगों का गुस्सा भड़कना तो जायज़ था। और लेकिन गवर्नमेंट ने अग्निवीर नहीं हटाया। किसानों ने आंदोलन किया क्योंकि थोड़े जो यंग बच्चे थे वही जो है आर्मी में जाना चाहते थे। उन्होंने बस एक महीने 2 महीने ये चला, 1 महीने हार्डली, शायद 1 या 1.5 महीने दंगे फसाद चले, ट्रेन व्रेन जलाई किया, नहीं वापस ली, नहीं हटाई ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने। लेकिन किसानों ने जो पूरे 1 साल तक दंगे किए, तो किसानों वाली जो पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट ने वापस ले ली। नई टाइप की गवर्नमेंट, नई पॉलिसीज और नए उनके दिमाग, ठीक है। खैर एनीवेज, तो डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है कम है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी बराबर है और एडवांटेजेस भी बराबर है, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, अब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी बहुत है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होता है। जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल कंपटीशन, सो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल कंपटीशन भी बहुत रहता है, ठीक है। नो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले, पावर यानी कि ताकत का खेल होता है, जैसे प्ले यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ताकत का खेल है पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी। वोट बैंक, पॉलिटिक्स वोट बैंक लेने का उनका, कि मुसलमानों के वोट ले ले, कि हिंदू के वोट ले ले ज़्यादा, या इसके वोट ले ले, या शेड्यूल कास्ट के ज़्यादा वोट ले ले। देयर इज़ नो स्पेस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी की डेमोक्रेसी में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। वोट बैंक है पॉलिटिकल कंपटीशन में, वोट बैंक उनको लेना होता है। सारा पावर का खेल है, सत्ता का खेल है जिसे कह सकते हैं, कि जिसके हाथ में पावर होती है वही सारी चीज़ें जो है कर पाता है, ठीक। और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये लोग जो है अपने जो इलेक्शन कैंपेनिंग होते हैं उसमें पैसा लगाने को बोला जाता है इन लोगों से। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पॉलिटिशियन से बहुत अच्छे वो होते हैं रिलेशंस। जहाँ भी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन की पार्टीज़ में आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखोगे तो पॉलिटिशियंस को भी देखोगे, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा अंबानी के जो फंक्शंस होते हैं, या अमिताभ या किसी शाहरुख या किसी के बॉलीवुड स्टार के फंक्शंस होते हैं, वहाँ आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे और बिजनेसमैन मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो ये पावर का बड़ा खेल है, सत्ता का बहुत खेल है, जिसके हाथ में पावर है उसके हाथ में ही सब कुछ है। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बैड डिसीजन मेकिंग एंड नो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में कई बार, ठीक है, एक बार नहीं कई बार जो है बैड डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे कि अभी जो बैड डिसीजन जो हमने देखा वो था अग्निवीर का, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस डिसीजन रहा है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से भी, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, अग्निवीर करना, आर्मी की जॉब को खत्म करना टोटली, ये रियली में एक बैड डिसीजन था, ठीक है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि जिस तरीके से मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। एंड नो डाउट कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है, मुझे ये गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो इसी तरीके के बैड डिसीजन कई बार गवर्नमेंट ले लेती है, एंड नो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और कई बार कुछ चीज़ों पर जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाती है। हम इलेक्टेड लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, वेरी ट्रू। जो इलेक्टेड लीडर है उसे कई बार ये पता ही नहीं होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, कौन से लॉ उनके लिए अच्छे रहेंगे, या कौन सी पॉलिसीज़ लोगों के लिए अच्छी रहेंगी, और लोगों की भी क्या राय है, लोगों का भी क्या इंटरेस्ट है। वो अपनी तरफ से तो सोच रहा है कि भाई ये चीज़ जो है वो ठीक है, गुड है, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए वो चीज़ बैड बन गई है,
लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आई। अग्निवीर के बाद जो किसानों ने जो आंदोलन करा, जो किसान बिल गवर्नमेंट ने जो निकाला, ठीक है, तो किसान बिल में भी यही था, ये भी एक बैड डिसीजन था, ठीक है ना, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बैड डिसीजन, तो किसान बिल भी लाना गवर्नमेंट का एक बैड डिसीजन था। अब इतने 1 साल 1.5 साल तक जो है किसानों ने इतने साल तक आंदोलन किया, तो नो डाउट तो वो गवर्नमेंट को वापस लेना ही था, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो अग्निवीर वाला जो डिसीजन था वो करीब आपके 1 से 2 मंथ हार्डली चला, उसके बाद जो है भाई लोग शांत हो गए, क्योंकि किसान का जो परसेंटेज है, किसान की परसेंटेज हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। 70-75 के अराउंड हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ जो अग्निवीर था, आर्मी भी जो है हमारी कंट्री में, आर्मी भी बहुत ज़्यादा है, करीब 14 लाख के आसपास जो है हमारी पूरी इंडियन आर्मी है। सिर्फ मेन आर्मी जो है हमारी 14 लाख है, उसके अलावा हमारी BSF अलग है और CMP पुलिस अलग है, नेवी अलग, नेवी और आर्मी और आपकी एयरफोर्स मिला के ये पूरी 14 लाख है, ठीक है। लेकिन बाकी इसके अलावा BSF होती है अलग अलग, और भी आर्मीज होती हैं, वो भी आर्मी में ही आती है, लेकिन थोड़ा उनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। अब वो लोग शायद किसानों से, शायद नहीं कह सकते किसानों से, ऑब्वियसली वो किसानों से कम ही है, ठीक है, किसानों से कम थे, उनकी जो परसेंटेज थी वो किसानों से कम थी। तो 1 या 2 महीने तक उनका जो है आंदोलन जो है अपना, जिसे हम कहते हैं इन इंग्लिश रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन चला 1-2 महीने तक, उसके बाद शायद 3 मंथ तक चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद भाई वो शांत हो गए। अब शांत हो गए तो गवर्नमेंट, भाई जब वो शांत हो गए तो गवर्नमेंट क्यों जो है ये इस डिसीजन को, अग्निवीर वाले डिसीजन को क्यों चेंज करे गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें पीपल के इंटरेस्ट की नहीं होती हैं और गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को जो है अप्लाई करती है, ठीक है। नाउ लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग ऑर्डिनरी पीपल, कई बार ऐसा भी होता है गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कोई भी चीज़ लॉ पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी या कोई भी चीज़ है वो जो ऑर्डिनरी पीपल है, यानी कि हम जो है ऑर्डिनरी पीपल, वी द कॉमन मासेस, हम कई बार फुल्ली अवेयर नहीं होते हैं उन सारी चीज़ों से, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में जो डिसीजन बनाया है उसमें क्या क्या पॉलिसी है क्या चीज़, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। कई बार हम लोग जो है, मतलब कॉमन पीपल भी कई बार गलती करता है, ऐसा नहीं है, कई बार नहीं बहुत बार करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही गलती कर रही है, कॉमन पीपल भी मिस्टेक करता है, बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे जो है हम अपना रिएक्शन जो है गवर्नमेंट के सामने कई बार रख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो ये इसलिए भी है क्योंकि कॉमन पीपल या ऑर्डिनरी पीपल जो है अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके, इस पॉलिसी लॉ या बिल को लेके जो है अवेयर नहीं है, इस वजह से भी ये चीज़ होती है, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि उनके लिए, कई बार पीपल को नहीं पता होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। देखो, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि, या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लोगों के लिए मैं भाई ये एक बिल लेकर आया हूँ और लोगों के लिए ये बिल जो है वो गुड है, अच्छा है, लेकिन जब लोगों को पता चला, जैसे कि हम अग्निवीर का एग्जांपल ले सकते हैं, किसान आंदोलन का जो हुआ उसका, किसान बिल का हम एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के बैड डिसीजन रहे, लेकिन लोगों के लिए, पीपल के लिए वो बैड था, ठीक है। तो एक में तो लंबा रेवोल्यूशन चला, वो वापस हो गया, लेकिन एक में जो है रेवोल्यूशन लंबा नहीं चला, तो वो अग्निवीर जो है वापस नहीं हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो गवर्नमेंट सोच रही है वो अच्छा है, लेकिन लोगों का ये था कि ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इसमें क्या है कि व्हाट इज गुड फॉर देम, दे डोंट नो, लोगों को नहीं पता है उनके लिए क्या अच्छा है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब गवर्नमेंट तो दे डोंट, जो पीपल है वो तो अपने लिए कोई डिसीजन ले नहीं सकते, वो अपने लिए कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ, आज के टाइम की अगर हम बात करें, टुडे इज़ अ मॉडर्न डे, और मॉडर्न डे में गवर्नमेंट अगर कोई भी बिल, पॉलिसी कुछ भी निकालती है, कोई भी नई चीज़ अगर लेकर आती है कंट्री में, तो आज का ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल मार्केटिंग इतनी तेज़ है, पोलिंग के रिजल्ट जो हैं, मतलब आने से पहले वोटिंग के रिजल्ट जो है आने से पहले, वो पोलिंग पे न्यूज़ में जो आपको दिखाते हैं कि पोलिंग जो मतलब हम जो एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, लोगों से पूछते हैं आपने इसको दिया किसको दिया, ठीक है, जो एस्टिमेशन लगाया जाता है तो वो न्यूज़ में दिखाते हैं ना। अभी जब वोटिंग हो रही थी कि ये आगे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है, एनडीए आगे चल रही है, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। तो जब भाई ये सारी चीज़ें हम डिजिटल तरीके से इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, तो हम एक डिजिटल पोलिंग भी कर सकते हैं कि हम एक ऑनलाइन पोलिंग छोड़ें, सारी कंट्री के लोग उसमें अपनी हाँ या ना व्यक्त करें कि भाई ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जो है वो एक नया ये लेकर आ रही है, एक नई चीज़ लेकर आ रही है, एक मॉडर्निटी ये लेकर आ रही है, मॉडर्न चीज़ लेकर आ रही है, पॉलिसी ला रही है, बिल ला रही है, लॉ ला रही है। तो आप सभी लोगों की क्या राय है, एक पोलिंग बूथ जारी कर दें, ठीक है, ऑनलाइन एक पोलिंग कर दें। अब पोलिंग में भाई
सभी को उसमें ये बोला जाए कि भाई पोलिंग में आपको सभी को जो है पार्टिसिपेट करना होगा, इस तरीके से लिंक है, और आप अपनी राय व्यक्त करें, हाँ ये चीज़ हम करें या ना करें। तो भाई जिस हिसाब से हो, हाँ ना वाले ज़्यादा हो तो भाई उस हिसाब से करें, हाँ वाले ज़्यादा, और उसमें ये बोला जाए कि भाई सभी अपने डिसीजन दें, क्योंकि कल को अगर लॉ बन गया उसके बाद अगर आप अपनी प्रॉब्लम या आप अपनी उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि नहीं 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 ये पॉलिसी आपने ठीक नहीं बनाई गवर्नमेंट ने, अब ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ सही नहीं बनाई, तो अब भाई 5 साल के बाद हम इस सरकार को हटा देंगे, ये सरकार ने ये पॉलिसी के साथ हमारे साथ धोखा किया, हम इस सरकार को हटा के दूसरी सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ में ऐसे भी हम लोगों के डिसीजंस को हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग जब मोदी जी बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। मेट्रो जिस शहर में मैं रहती हूँ दैट इज़ द बरेली इज़ अ वेरी गुड सिटी, ठीक है, बट इतनी अभी भी बरेली इतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन अब डेवलप्ड हो रही है भाई। वहाँ मेट्रो जब स्टार्ट हो रही है बरेली जैसे शहर में, सो वाई डोंट गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर अ पोलिंग के लिए भी अगर कोई भी बिल बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो पोलिंग स्टार्ट, ऑनलाइन पोलिंग स्टार्ट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ों को जो है अवॉइड कर सकती है कि वो चीज़ें अराइज ना हो। और नेक्स्ट है मोर प्रोन टू करप्शन के चांसेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बट ऑब्वियस है ज़्यादा रहते हैं, करप्शन ज़्यादा रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की। डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल ही अलग है, डिक्टेटरशिप में तो बहुत सारी चीज़ें खराब है, लेकिन हाँ मोनार्की में अगर मोनार्की टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे कई चीज़ें सही हो सकती है, ठीक है। करप्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करप्शन मोनार्की में बहुत कम रहता है, काफ़ी हद तक, ठीक है। इट्स लीड टू करप्शन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो बनती है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स पर। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन भाई जिसका इलेक्शन में ज़्यादा पलड़ा भारी होगा वो जो है आपका गवर्नमेंट बनाएगा, और पलड़ा भारी करने के लिए जो पार्टीज़ होती हैं वो पैसे का लेन देन, यहाँ वहाँ वोटिंग खरीदना, वोटर्स को खरीदना, और जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो अपने अपने जहाँ जहाँ एरिए से वो लड़ रहे हैं वहाँ पर ये बना देना वो बना देना, लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं वोट करने के लिए। डेमोक्रेटिक सरकार में ये होता है, पैसे भी दिए जाते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट करना, हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, करप्शन के चांसेस बहुत होते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं रूलिंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगर हम उनको कंक्लूड करते हैं तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। ये भी है, बात ये भी है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो आपका सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन सकती है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें जो है सर्च करनी पड़ेंगी। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, कुछ ऐसे लॉ बनाएं जिसके वजह से आपका जो करप्शन वाला पार्ट है, ठीक है, बैड डिसीजंस वाले पार्ट है, ठीक है, अवेयरनेस है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारे जो पार्ट है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे अवॉइड नहीं, सॉरी इन सारे पार्ट्स को हम क्लियर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम इन्हें सुधार सकते हैं, इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लॉज बना सकते हैं कि करप्शन खत्म तो नहीं होगा पूरी तरीके से, लेकिन हाँ करप्शन कम ज़रूर हो सकता है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट अगर हम रूल बनाएं तो करप्शन कम ज़रूर हो सकता है, ठीक है ना। सो इसलिए एक ये कोई मैजिकल सोल्यूशन डेमोक्रेसी को हम नहीं बना सकते कि सारे प्रॉब्लम्स का डेमोक्रेसी जो है कोई मैजिकल सोल्यूशन निकालेगा एंड ऑल दैट, ओके। आगे चलते हैं। इट ओनली एंश्योर दैट पीपल कैन मेक देयर ओन डिसीजन। सिर्फ ये एंश्योर करता है कि लोग अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में, बट इट डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका डिसीजन सही ही होगा या गलत होगा, सही ही होगा या क्या होगा, ठीक है। वो इसलिए भी है क्योंकि जो है देखो डिसीजन हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजंस हम इंसान लेते हैं, ठीक है, और लाइफ में हम जो डिसीजंस लेते हैं अपने कैरियर को लेके, लाइक हमें कहीं कुछ और चीज़ करनी है, कुछ लोग बिजनेस खोलते हैं, कैरियर में जॉब करनी है, ये करना है, शादी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। तो लेकिन कई बार हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ के लिए ही बैड डिसीजंस हो जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि लोग जो अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि लोग जिसको चूज करके सरकार बना रहे हैं वो सरकार अच्छा ही काम करेगी। डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी नहीं देता। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। डेमोक्रेसी
इस बात के लिए इंश्योर करती है, ये ट्रू है कि अगर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो फ्रीक्वेंटली लीडरशिप को हम चेंज कर सकते हैं। भाई अगर ये काम सही नहीं कर रहा तो वो कर रहा है, उसको बनाएंगे, नया बनाएंगे, क्योंकि वो भी देखेंगे वो नहीं कर रहा है तो फिर अगले साल फिर चेंज कर देंगे, मतलब 5 ईयर्स के बाद हम फिर गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। तो जो लीडरशिप के लिए बैठे हैं, जो गवर्नमेंट बैठी है, एक टाइम पे वो लोग जो है, वो पीपल है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा में, राज्यसभा में जो मिनिस्टर है, वो एक टाइम पे ये जरूर सोचेंगे कि भाई 5 साल के बाद तो सरकार हटनी है, तो भाई जितने साल रहे हैं उतने साल हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर दें। भैया अगर अच्छा करेंगे तो आने वाले 5 साल में भी ये जो लोग हैं, जो हमारे कॉमन पीपल हैं, वो हमें आगे भी चांस देंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे। तो समटाइम्स दिस कैन इवन अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो कई बार गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी ये इफेक्ट करता है कि गवर्नमेंट किस हद तक अच्छा काम कर सकती है, किस हद तक बुरी सरकार हमें मिलेगी या किस हद तक अच्छी सरकार हमें मिलेगी। ठीक है, सो इसलिए डेमोक्रेसी जो है एक इस चीज़ को इंश्योर करता है, इस चीज़ को सही साबित करता है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट सही नहीं है तो वो लीडरशिप चेंज कर सकता है, लीडरशिप उसकी चेंज कर दी जाएगी, कॉमन पीपल जो है उस लीडरशिप से, उसको लीडरशिप से हटा देंगे, और इससे हमें गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के बारे में पता भी चलता है और इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इफेक्ट भी होती है। ठीक है, सो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के उससे इससे पहले अभी हमने देखे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसे आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं कहेंगे, बेसिकली इसे एडवांटेजेस कहेंगे। ठीक है, दिस शुड नॉट बी कॉल्ड, यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स डाल दिया है, बट इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, इट बेसिकली टू बी वी कैन से एडवांटेजेस। ठीक है, कि डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी पहले पढ़े वो थे आपके डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इससे पहले पढ़ा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, अब डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, तो वो हम अब देखेंगे। We are going to take two examples, two countries examples, that is China and India। दो कंट्री के हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि उसमें से एक जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है, और नेबरिंग कंट्री के होने के साथ साथ हमारी एनिमी कंट्री भी है। बहुत बड़ा दुश्मन, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है, चाइना और पाकिस्तान। ठीक, इंडिया के एग्जाम्पल में जो हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी को लेकर, तो डेमोक्रेसी को लेकर अगर इन दोनों कंट्रीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, इस पीरियड के टाइम पे चाइना में फेमाइन आया था, वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन, और ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेमाइन जो है ये माना जाता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड, और इसमें करीब आपके 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। सो ऑब्वियसली डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डाटा के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट फेमाइन है, ये दिख रहा है अगर हम डाटा पे जाएँ तो। अगर हम इंडिया का देखते हैं, सो इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर ड्यूरिंग दोज डेज। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। लेकिन इंडिया के अंदर आज तक भी कभी इतना ज़्यादा इस तरीके का कभी वर्स्ट फेमाइन जो है ऐसा कभी नहीं आया जिस तरीके से चाइना में आया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों देशों का यहाँ पर हमने मैप भी जो है डाला हुआ है। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर दीज टू कंट्रीज़ की चाइना इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतना अच्छा कंट्री है, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन स्टिल चाइना में ऐसा फेमाइन आया 58 से लेके वो भी 61 तक रहा, जल्दी उभर नहीं पाए, जल्दी निकल नहीं पाएंगे इस फेमाइन से, और जिसमें करीब 3 करोड़ लोग जो थे वो इसमें मारे गए। ठीक है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे अगर हम बात करें 58, 60, 47 में तो हमारा देश ही आज़ाद हुआ था। तो 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे 58 मतलब 10 साल 11 साल ही हुए थे, 58 से 61 वाला अगर हम अपना इंडिया देखें तो उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन नो डाउट कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल आज तक भी देश आज़ादी के 75 साल के बाद तक भी कभी भी इंडिया में इस तरीके का ऐसा कभी भी फेमाइन नहीं आया। फेमाइन्स आए लेकिन ऐसा फेमाइन नहीं आया कभी जहाँ पर जो है आपके इतने सारे लोग जो हैं, इतने मतलब करोड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो डाइड हुए, करोड्स ऑफ पीपल की जो है वो डेथ हुई। ठीक है, सो ऐसा फेमाइन कभी आज तक इंडिया में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। द इकोनॉमिस्ट पॉइंटेड आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, जो इकोनॉमिस्ट हैं जो ऑल ओवर द बहुत सारी कंट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, बहुत सारी कंट्री की
इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं और कंट्री का डेमोक्रेटिक लेवल देखते हैं कि ये कंट्री में इस टाइप की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है या कम्युनिस्ट है, जैसे कि चाइना में जो है कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। सो इस तरीके की सारी मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो लोग सारा एनालिसिस करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ देखते हैं कंट्री डेमोक्रेटिक है, कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, एंड साथ ही साथ कैसा लिविंग कंडीशन है कंट्री का और किस तरीके से लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट जो है ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं। तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग अब तक ये देखा गया कि इतना लार्ज स्केल पे जो फेमाइन जो कि चाइना में आया, और चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, हैज़ नेवर टेकन प्लेस एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। जो कंट्री इंडिपेंडेंट हैं, जो कंट्री इंडिपेंडेंट है, जो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है, उन कंट्रीज़ में आज तक कभी भी इतना ज़्यादा खतरनाक वाला जो है कभी भी फेमाइन नहीं देखा गया, ठीक है। जिस हिसाब से चाइना में इतना ज़बरदस्त फेमाइन आया, ठीक है, और चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है या कंट्री में डेमोक्रेसी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री होती हैं, डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है। वहाँ पर कई बार जो है इकोनॉमिकली कंट्री जो है वो अच्छा रन नहीं करती है, ठीक है। इफ़ चाइना टू हैड अ मल्टी पार्टी इलेक्शन, लेकिन अभी चाइना में भी अगर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते एंड ऑपोजिशन पार्टी अ फ्री प्रेस, देन सो मैनी मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइन्स। ये यहाँ पर यही कह रहे हैं क्योंकि चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं होते हैं। चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री, एक ही पार्टी है वही जीतती है, ऑल ओवर द सारे चाइना के लोगों को उन्हीं को ही वोट करना होता है, ठीक है। सो मल्टी पार्टी इलेक्शंस नहीं होते हैं, बहुत सारी पार्टीज नहीं है, एक ही पार्टी है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इफ़ चाइना टू हैड अ मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते तो क्या होता कि इस तरीके की अपोजिशन पार्टी अगर कोई होती, कोई अपोजिट उनको अपोज करने वाला कोई होता कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या वो ऐसा काम जो जनता के फेवर में नहीं है तो उनको कोई अपोज करने वाला होता, उनकी कोई अपोजिशन में कोई पार्टी होती तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी को उनको उनके गलत और सही तरीके बताने वाली अगर कोई पार्टी होती तो शायद एक फ्री प्रेस होती। प्रेस को चाइना में आज भी ऐसी आज़ादी नहीं है कि वो कुछ भी छाप सके, ठीक है। गवर्नमेंट से कुछ भी छापने के लिए उनको गवर्नमेंट से कंसर्न करना पड़ता है एंड इट्स नॉर्मली मतलब आप अगर ओवरऑल कहो तो लगभग इट्स जस्ट लाइक अ डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप टाइप की ही गवर्नमेंट कही जाएगी। पार्टी है, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है एक पार्टी को चलाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है उनको, ठीक है। फ्री प्रेस नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है उनकी। सो देन सो मैनी मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइन। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मे बी मतलब अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी बुक कि मे बी इतने सारे लोग जो हैं फेमाइन में नहीं मारे जाते। अगर अपोजिशन पार्टी होती और मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते तो उनको कोई उनके सही और गलत काम कर बताने वाला कोई होता तो शायद इतना लोग नहीं मरता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ना, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दोनों के रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में है उनका रिस्पॉन्सेज यानी कि उनका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उनका रिस्पॉन्सेज यानी कि उनके रिजल्ट्स जो हैं कुछ और आ रहे हैं। अब दोनों के रिजल्ट्स, दोनों के रिस्पॉन्सेज क्या क्या आ रहे हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री डिपेंड अपॉन द विशेज ऑफ रूलर। अभी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ज़्यादातर रूलर्स के अकॉर्डिंग चलती है। विशेज ऑफ द रूलर यानी कि रूलर्स के अकॉर्डिंग चल रही है। If the ruler they don't have to act according to the wishes of the people। तो अगर रूलर नहीं चाहता है कि वो लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग चले तो वो नहीं चलेगा। अगर जब रूलर की मर्जी होगी कि हाँ लोग ये जो कुछ बातें बोल रहे हैं या लोगों की जो विशेस है वो शायद हमारे लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, तभी वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर वो नहीं चाहता है तो वो रूलर जो है वो विशेस के अकॉर्डिंग, लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं। रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। रूलर जो है मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है, सत्ता में जो भी हमारी पार्टी होती है, सत्ता में हमारी जो भी गवर्नमेंट काम कर रही होती है, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को जो है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक है। हमने यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पीपल हैं वो सरकार बना रहे हैं, जो लोग हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो लोगों की विश अगर नहीं पूरी होगी, लोग 2 सेकंड नहीं लगेगा सरकार को गिराने में या सरकार को हटाने में। जैसे कि अभी जो इंडियन बच्चे, जितने भी बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली 2024 देखा होगा, ठीक है। बीजेपी की कुछ चीज़ें, गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें लास्ट 10 सालों में बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जनता को नहीं पसंद आई। जनता ने तुरंत जो है बीजेपी के वोट काट दिए, ठीक है। अब उन्होंने जो है
वो मल्टी वाली पार्टी बनाई है, ठीक है, जैसे शायद एनडीए नाम है करके, एनडीए ऐसी करके कुछ जो भी नाम है, तो यानी बीजेपी ने मतलब गठबंधन सरकार बनाई है किसी और पार्टी के साथ मिलके जो है, फिर बीजेपी को फुल वोट नहीं मिले, किसी और पार्टी के साथ मिलके फिर गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर जनता को कोई भी चीज़ आपकी अगर नहीं समझ आई, थोड़ी सी भी कुछ भी एक आध अगर उनकी वो नहीं हुई विशेष पूरी, तो वो जो है तुरंत जो है पीपल जो है सरकार बदल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम्पल है जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था नॉन डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हैं, उसको लेके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब वो क्या है वो एग्जाम्पल्स? Now, this examples gave the first argument of democracy. A democratic government is a more accountable form of government. जो democratic government है वो ज़्यादा accountable रहती है। accountable का मतलब होता है कि जो democratic government है आपकी, the more accountable form of, accountable का means होता है, मतलब what do you mean by accountable? Accountable means answerable to the people, कि उनको जो है लोगों को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जनता को जो है citizens of the country, people, और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री भी आप कह सकते हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जो है उनको आंसरेबल रहना पड़ेगा, मतलब उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने इस तरीके का काम, अगर कोई नई पॉलिसी बनाई या कुछ भी हुआ, या ये सिर्फ आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही है और किसी में नहीं है ये, ठीक है, तो उनको आंसरेबल रहना पड़ेगा, जवाबदेही जिसे कहते हैं, जवाबदेही भी कहते हैं, ठीक है। जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया या कोई अगर नई इस तरीके की कोई भी अगर पॉलिसी बनाई है, कुछ भी लॉ बनाया है, ठीक है, कोई बिल पास किया है, तीनों चीज़ का मतलब वैसे एक ही होता है, ठीक है, कोई भी बिल पास किया है तो वो क्यों किया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट को प्रॉपर आंसर करना पड़ता है पीपल्स को, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को। नहीं करेंगे तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, या अगर आंसर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है जो पीपल है ना वो फिर दंगा फसाद कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि कंट्री डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप जो रही, या ब्रिटिश वाली गवर्नमेंट अब नहीं है, ठीक है, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो भी नहीं है, तो हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबल। यहाँ वही अकाउंटेबल जो मैंने अभी आपको बताया उसी को एक्सप्लेन किया गया है। रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट को जवाब देंगे, पार्लियामेंट जो है वो जनता को जवाब देगी, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस है, जनता को जवाब देने का एक प्रोसेस है। ये नहीं कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया वो डायरेक्ट जाके जनता को बताएगा भाई मैंने ऐसा लॉ क्यों बनाया, मैंने ये इसलिए बनाया, ऐसा बनाया, इसलिए किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एक प्रोसेस है, लेकिन जवाब देना पड़ता है। जो भी लीडर्स हैं वो चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, या लोकसभा के मिनिस्टर हो, राज्यसभा के मिनिस्टर्स हों, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जो है ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को जवाब देते हैं। पार्लियामेंट जो है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा को बताते हैं कि ये लॉ क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया, किस लिए बनाया। लेकिन लॉ जो है हमेशा लोकसभा राज्यसभा दोनों ही वैसे पास करती है, ठीक है। सो ये करने के बाद जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट वो फिर मतलब जो पार्लियामेंट में जो भी मतलब मिनिस्टर्स हैं वो फिर जनता को बताते हैं। वो जनता को भी वो कैसे बताएंगे, कोई ना कोई अपनी कोई वीडियो या कोई कॉन्फ्रेंस, जो मिनिस्टर्स होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई अपना वीडियो जारी करेंगे। इस तरीके से वो जनता को बताते हैं कि भाई ये चीज़ इस पर्पज़ से बनाई गई थी, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये एक अच्छी चीज़ होती है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम गवर्नमेंट से चीज़ें जान सकते हैं। नाउ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं या गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है उसको इम्प्रूव करने का भी काम करती है। कैसे होता है ये कि डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई गलत लॉ, बाई चांस अगर कोई लॉ, गलत लॉ तो नहीं बनता है, या कोई ऐसा लॉ बन गया है जो पीपल्स को जो है या सिटीजन्स ऑफ कंट्री को नापसंद है, ठीक है, मतलब कि लोगों ने जो है वो लॉ लाइक नहीं किया, ठीक है, उनको नापसंद हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया किसान के को लेकर जो एमएसपी का बिल बनाया था सरकार ने, इंडियन आर्मी को लेकर जो अग्निवीर वाला एक ये लॉ जो है पास किया था, तो ये सारी चीज़ें जनता को नहीं पसंद आई। तो जनता ने क्या किया, उसके लिए जनता ने कर दिया उसके लिए रेवोल्यूशन, ठीक है, जनता ने किया रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसे हम आंदोलन भी कहते हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो देख लेना, आंदोलन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। सो आंदोलन जो है रेवोल्यूशन किया गया लोगों के द्वारा। तो क्या है कि फिर क्या हुआ भाई, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, जो किसान आंदोलन बिल था
जो एक किसान ने जो आंदोलन किया था एक बिल को लेके, जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया था, तो जनता ने यहाँ पर क्या किया, वो डिसीजन जो था गवर्नमेंट का डिसीजन, वो पीपल को या सिटीजन ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आया, जो कि पीएम ने या गवर्नमेंट ने, पीएम क्या है गवर्नमेंट कह लो एक ही बात है, ठीक है, किसान को लेके जो बिल पास किया, किसान को लेके, ठीक है, तो एक बिल पास हुआ था, तो वो बिल जो है किसानों को नहीं पसंद आया, किसानों ने कर दिया रेवोल्यूशन, और फाइनली फिर पीएम मोदी ने क्या किया, वो बिल जो है वो वापस ले लिया, या आप कह दो वो बिल जो है दोबारा कैंसिल हो गया, खत्म कर दिया। बिल जो कि लॉ बना, वो लॉ बनने जा रहा था, लॉ बना दिया गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ था। लोगों को भाई पता चला कि ये ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कर रही है, भाई लोगों ने किया रेवोल्यूशन, और जिसकी वजह से वो बिल वापस ले लिया गया, वो पास आगे नहीं किया गया, शायद आगे पास नहीं किया गया था, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के पास ही शायद पास हुआ था। उसके बाद फाइनल जो है वो प्रेसिडेंट साइन करता है, जब फाइनल हो जाता है, तो फाइनल नहीं हो पाया, ठीक है। सो डेमोक्रेसी क्या है, डिसीजंस को चेंज करवा सकती है। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी जो है एक, ये भी कह सकते हो, एक चांस देती है गवर्नमेंट को अपने गलत डिसीजंस को सही करने के लिए, ठीक है। अभी इसी तरीके से अग्निवीर वाला भी था, लेकिन पता नहीं अग्निवीर के लिए भी काफ़ी कुछ किया। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ मेकिंग कुछ भी होता है तो कंसल्ट किया जाता है बहुत सारे लोगों से, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर्स जितने होते हैं, लोकसभा में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसका नाम लोकसभा है, ठीक है। सो उन सबसे डिस्कशन किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद ही कोई लॉ बनाया जाता है। लेकिन होता है कई बार कंसल्ट करने के बाद भी, डिस्कशन करने के बाद भी जो है लोगों को नहीं, लोग सेटिस्फाइड हो पाते हैं, बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि एक गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी लोग उस कंट्री को चला रहे हैं, लोग देश को चला रहे हैं, कुछ लोग मिलके देश को चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हर किसी को भी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है, ठीक है, कि हर किसी को सेटिस्फाइड कर दे तो ये भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट जितनी कोशिश हो सकती है शायद गवर्नमेंट करती होगी, ठीक है, शायद हमें नहीं वो चीज़ नज़र आती है, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं, क्योंकि जनता ऐसी है, हमारे हिंदुस्तान की, हाँ हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की जनता ऐसी, अगर कुछ भी कोई चीज़, अगर उनको कोई भी गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ या बिल अगर कुछ भी नहीं उनको हजम हुआ, तो उन्होंने तुरंत जो है उसको गवर्नमेंट को ही हटा देना। When a number of people put their hand together, जब बहुत सारे लोग जो है अपने हाथ, तो यहाँ पे कहने का मतलब है बहुत सारे लोग जब अपना हाथ डालते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। क्योंकि बहुत सारे, अब जो बिल निकला तो उसमें किसान तो बहुत सारे हैं, अब वो किसान सारे के सारे जो है वो एकदम भड़क पड़े, तो इसी भड़क पड़े, तो यही यहाँ पर ये कह रहा है, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अगर लेगी, इसके जगह पर, इसके अलावा पर अगर कोई और डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती, तो मे बी शायद वो सारी की सारी नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हैंड्स टुगेदर ना, वो सारी की सारी जनता, मे बी हो सकता है वो जनता उसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक्स, उनके उस डिसीजन में भी कोई ना कोई मिस्टेक निकालती। तो ये लोगों का नेचर है, लोगों को गवर्नमेंट की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लोगों का अपना डिसीजन है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी एक चांस देती है कि अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने अगर नहीं लोग जनता को समझ आई है, तो उसे उस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नहीं भी चाहे तो नहीं भी चेंज करे, ठीक है। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसमें थोड़ा ये भी होता है, गवर्नमेंट थोड़ा सा डरती भी है, गवर्नमेंट को पता है कि जनता को अगर नहीं पॉसिबिलिटी, अगर इसमें कुछ भी नहीं दिखी, उनके फेवर का अगर नहीं दिखा, तो गड़बड़ हो जाएगी, बात संभल नहीं पाएगी, जनता भड़क जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे डिसीजन बनाने हैं, जैसे कि अग्निवीर में हुआ, जनता भड़की, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, 2-3 महीने के बाद जो है वो शांत हो गया। वही है ना कि लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब फौज में जाना ही नहीं है। लेकिन किसान वाला चलता रहा, किसान आंदोलन 1.5 साल तक, और जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो मानने से नहीं रहे, ठीक है, तो उनको बिल जो है वो वापस लेना पड़ा, ठीक है। सो ऐसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से खैर पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके का कुछ रैश ना हो, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन हम ना लें, कोई गड़बड़ ना हो, रैश, चांसेस ऑफ रैश यानी कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना होने पाए, जिससे कि पूरे ऑल ओवर जो इंडिया में जो है दंगा फसाद और ये सारी चीज़ें हों, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बट पॉसिबल वे करती है। थर्ड वन है, नाउ डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी हमें डेमोक्रेसी एक तरीके का एक मेथड है जो हमें प्रोवाइड कराती है कि डिफरेंसेस से और कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरीके की चीज़ें
दी हुई है कि अगर कहीं पर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, लोगों मतलब कोई लॉ ऐसा है या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिफरेंस किया या गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेदभाव किया है, तो उससे डील कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे कानून हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं कि हम ऐसी चीज़ों से डील कर सकते हैं। ठीक, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बॉर्न टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कोई भी किसी भी तरीके की सोसाइटी है या कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अगर वहाँ पे, तो आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो वहाँ पर बट ऑब्वियस है कि लोगों के जो थिंकिंग है, लोगों के जो ओपिनियंस है, उसमें डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। लोगों के जो इंटरेस्ट है, लोग क्या चाहते हैं, हर जनता का, हर पर्सन का अपना खुद का ओपिनियन होता है, अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है भाई, मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, दूसरे का ओपिनियन है गवर्नमेंट को नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, किसी और बंदे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को ये समझना है, गवर्नमेंट ये समझती भी है, और जो नहीं समझती है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हर लोगों के, यानी कि हर पर्सन के, हर पर्टिकुलर पीपल के ओपिनियन में डिफरेंसेस है। सब, हर किसी का ओपिनियन अलग है, हर किसी के इंटरेस्टेस अलग है। ठीक है, इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री जो है इंडिया, जो कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो ओपिनियन डिफरेंट होना, ओपिनियन अलग अलग होना, ये बट नेचुरल है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, और बहुत तरीके के लोग रहते हैं हमारी, ये तो हमने मेन ही रिलीजन बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके अलावा बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, और इसके अलावा भी और कुछ छोटे मोटे रिलीजन्स और भी हैं जो हमें नहीं पता है, जो कि लाइक शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब पीपल्स होते हैं। ठीक है, उनके रिलीजन कुछ अलग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके रिलीजन्स कुछ अलग होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री में। ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। कोशिश वो करती है कि हर कोई बंदा सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, the preference of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? अगर कंट्री में कभी ऐसा हो गया है कि कोई एक ग्रुप है, वन ग्रुप, और उसका क्लैशेस चल रहे हैं किसी अदर ग्रुप्स के साथ, या मान लो कोई एक रिलीजन का पर्सन है, ठीक है, कोई एक रिलीजन का पर्सन है, कुछ भी मान लो, हिंदू है, जैसे कि ज़्यादातर अगर हम माने तो हिंदू मुस्लिम में हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हिंदू पर्सन है, एक आपका मुस्लिम पर्सन है। अब भाई उन दोनों में जो है किसी बात को लेके हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, किसी बात को लेके हो गया विवाद। तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो गया, या हिंदू मुस्लिम नहीं है तो कोई और है जिनके बीच में आपस में कोई ग्रुप है, यहाँ पे कहा है ना प्रेफरेंस ऑफ अ वन ग्रुप, ए ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। एक ग्रुप जो है बाकी ग्रुप्स के साथ उसका क्लैश है, तो उस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व करेगी, क्या उसका सॉल्यूशन है रिजॉल्व करने का। ठीक है, सो द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूटल पावर, यानी कि ब्रूटल पावर यानी कि ताकत, अपनी ताकत से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो दूसरा क्या, वहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो अपने आप को डिक्टेट करेगा, मतलब अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ठीक है, वो डिक्टेट करेगा, मतलब वो अपने आप को ताकतवर और दिखाने की कोशिश करेगा, डिक्टेटर हो जाएगा। डिक्टेट का मतलब यहाँ पर वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर, अपने आप को डिक्टेटरशिप मानने लगेगा, दूसरे को दबाने लगेगा। ठीक है, एंड डिक्टेटेड टर्म, और अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे अपने जीने की कोशिश करेगा, एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और जो दूसरा जो ग्रुप होगा, जो कि वीक होगा, जो कमज़ोर ग्रुप होगा, उसको बात जो है वो उसकी माननी नहीं पड़ेगी। बट दैट वुड लीड टू रीसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, एक दूसरा ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है दूसरे ग्रुप को, मतलब एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है, वो डिक्टेट कर रहा है, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, जिसे कह सकते हैं हम। तो इस मतलब जो इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि रीसेंटमेंट होती है और अनहैप्पीनेस होता है, यानी कि जो एक ग्रुप है वो इस तरीके की चीज़ों से खुश नहीं रहता है। Not democracy provide the only peaceful solution of this problem, to this problem. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पर बताई गई। ठीक है, सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हम इस तरीके की प्रॉब्लम, अगर एक ग्रुप दूसरे को डोमिनेट कर रहा है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। ये आई थिंक से दोबारा आ गया ये। ठीक है,
सो एक मतलब दिखाया यहाँ पे कि पर्सन सोच रहे हैं कि अगर एक ग्रुप का अगर क्लैशेस दूसरे ग्रुप के साथ हो रहा है तो भाई कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा। पहले हमने पूछा अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, तो डेमोक्रेसी में इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर है पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सो इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट लूजर और नो वन इज अ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में भाई क्या है, डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन जो है परमानेंट लूज ही करता रहेगा और एक पर्सन जो है वो परमानेंट हमेशा जीतता रहेगा। नहीं, डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन डिफरेंट पीसफुली विद वन अनदर। हर अलग अलग ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर पीसफुली रहेगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो डेमोक्रेसी में भी कोई आज के टाइम पे कोई भी ग्रुप एक दूसरे के साथ तो पीसफुली नहीं रहता है, ठीक है। इन आर डाइवर्स कंट्री, हमारी कंट्री डाइवर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आर कंट्री टुगेदर। डेमोक्रेसी कोशिश तो करती है कि हम सबको एक साथ रख सके, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो रूल्स हैं, डेमोक्रेसी में जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कोशिश तो करती है कि हम सबको एक साथ रख सके, लेकिन लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो नहीं रहना चाहते टुगेदरनेस में। लोग ही नहीं जब रहना चाहते टुगेदरनेस में, तो डेमोक्रेसी या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्या करें, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को ही फॉलो करने हैं अल्टीमेटली, ठीक है। वन ऑन द अनदर डे लोगों को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, लेकिन फॉलो करने कर तो वो कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई उनको देखने नहीं आ रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी कंफर्म करती है कि भाई लोगों को टुगेदरनेस में रहना सिखाती है, ठीक है। कोई किसी को भी डिग्रेड नहीं करती है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करती है डेमोक्रेसी। लेकिन कहानी क्या है कि लोग खुद ही जो है वो पीसफुल तरह से लिव विद वन अनदर नहीं रहना चाहते। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है हमें एक और रिस्पेक्ट से जीना सिखाती है, ठीक है। डिग्निटी देती है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है इट्स डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स को डिग्निटी यहाँ पर हो गया मीन्स रिस्पेक्ट से जीना सिखाती है। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज़ दी हुई हैं, और हमारे कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे हक के वजह से, जो हमारे हक हैं उनके वजह से हमें मिलती है रिस्पेक्ट, ठीक है। हमें हमारी अपनी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। ड्यूटीज़ है वो भी हमें निभानी है, ठीक है। जब हम अपनी ड्यूटी प्रॉपर अच्छे वे में प्रॉपर तरीके से निभाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट भी और होगी, क्योंकि हमें राइट्स जो हमें डेमोक्रेसी ने जो हक दिए हैं उन हक के साथ साथ हमें अपनी ड्यूटी भी पूरी तरीके से निभानी है, ठीक है। सो जैसे यहाँ लिखा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की बेसिकली बात हो रही है। पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं उस गवर्नमेंट के अंदर सबको इक्वल राइट देता है हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है। इक्वल राइट देने का मतलब यहाँ पर ये भी है सबको इक्वली ट्रीट करता है। डेमोक्रेसी जो भी खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, सबके लिए है वो क्राइटेरिया सबको फॉलो करना है, वो लॉ सबको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर फॉलो करेगा, प्रेसिडेंट करेगा या जनता करेगी, वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी देता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का यहाँ पर ये भी मीनिंग है कि पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट कोई भी बना सकता है, जो कि जैसे कि अब तक होता आया कि जनता ने ही गवर्नमेंट बनाती है, तो जनता खुद उसमें इन्वॉल्व भी हो सकती है। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड विल बी accorded the same status as the rich and educated, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो बहुत गरीब है और जो कम पढ़ा लिखा है, लीस्ट एजुकेटेड अगर कोई है, तो उस लीस्ट एजुकेटेड को या पुअर पीपल को विल बी अकॉर्डेड द सेम स्टेटस मिलेगा जो स्टेटस एक रिच का और एजुकेटेड पर्सन का होता है। एक्चुअली पता क्या है, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरीके से लिखी हुई हैं कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के, स्पेशली ज्योग्राफी तो नहीं, ज्योग्राफी क्योंकि बेस्ड है फैक्ट्स पर। ज्योग्राफी में हम टोटल फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर पढ़ाती हूँ तो मुझे पढ़ा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं याद आती जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपसे बड़ी हूँ तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे अपना याद आता जा रहा है, ठीक है। और जो सोसाइटी में यहाँ वहाँ जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आई थिंक सो मेरा क्या, अगर आप किसी और से भी पूछेंगे, अगर किसी नॉर्मल पर्सन से भी पूछेंगे कि क्या डेमोक्रेसी हमें वो सारे हक दे रही है जो हमें मिलने चाहिए, ठीक है, तो शायद उनका भी यही कहना होगा कि नहीं मिलते हैं हमें वो सारे हक। तो इसलिए हमें बुक्स में जो पढ़ाया जाता है वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है इसलिए बिकॉज यू आर इन क्लास 9th और क्लास 10th और 8 सोशल स्टडी है, आपको सोसाइटी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बुक्स में जो लिखा होता है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री तो ये है कि हिस्ट्री को आप हटा दो,
स्पेशली पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे इंडिया को ज़्यादा डिस्क्राइब करती है, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, लोकसभा, ये सब पॉलिटिक्स के ही बारे में है। तो ऑब्वियसली सी बात है वो पॉलिटिक्स को ही डिफाइन करेगी, पॉलिटिक्स के ही बारे में हम पढ़ते हैं। सिविक्स जब तक रहती है 8th तक, तब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लोग हमारे साथ किस तरह से रहते हैं, लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, सो लेकिन कहने का मतलब ये है, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी को और एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस होगी, सिविक्स होगी, इसमें जो भी कुछ लिखा है बुक में, स्पेशली 9th और 10th में एनसीईआरटी में जो लिखा है, मैक्सिमम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हैं, बुक्स में जो लिखी हैं, वो नहीं होती हैं फॉलो। फैक्ट है कि वो सारी चीज़ें फॉलो एक्चुअली में नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक पुअर का और रिच का सेम स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिर्फ राइट रिटर्न में है, ठीक है, लिख दिया है कि पुअर और रिच का सेम स्टेटस होना चाहिए या सेम स्टेटस है। लेकिन क्या एक्चुअली में रिच और पुअर का सेम स्टेटस है? आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए, रिच और पुअर का या एजुकेटेड या अनएजुकेटेड का सेम स्टेटस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में या इंडिया में कभी आज तक कभी ऐसा हुआ है? रियलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखित में है, रिटन में है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखित में है, इक्वालिटी है कि हमारे कंट्री में ये है वो है। इस पर बिलीव मत करिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सारे टीचर्स आपको ये सारे फैक्ट्स नहीं बताएंगे। हमारे को बस कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ़ किए जाएंगे, गवर्नमेंट की तारीफ हमारे में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फैक्ट कोई नहीं बताता है। जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी आपसे डिस्कस नहीं करता है। ठीक, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. Democracy in India has strengthened the claim of disadvantage. मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो क्लेम करती है कि वो कास्ट जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था हुआ करता था, इक्वल स्टेटस के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, इक्वल स्टेटस के लिए फाइट कर रहे थे, वो कास्ट हैं आपकी, यू बेटर नो, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, दैट इज स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनटचेबल्स, ठीक है, ये आप 8th में भी पढ़ चुके हो, अनटचेबल्स, ठीक है, और दलित वगैरह शब्द शेड्यूल कास्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लोग थे अनटचेबल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको ये वो कास्ट थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई जाति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में हम बोलते हैं पिछड़ी जातियाँ, ठीक है, पिछड़ी जातियाँ या पिछड़ी जाति के जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो अपना आपके जो है इक्वल स्टेटस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इक्वल स्टेटस उनको नहीं दिया गया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए वो फाइट कर रहे थे कि भाई उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे कि फाइट करी इक्वल स्टेटस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अनटचेबल्स के लिए फाइट करी बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। इनफैक्ट गांधी जी ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया, इवन वो इक्वल स्टेटस के लिए अफ्रीका तक को उन्होंने जो है आज़ाद कराया, उन्होंने फ्री कराया अफ्रीका को भी, ठीक है। तो इन सारे लोगों ने इन पिछड़ी जातियों के लिए, इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो पिछड़ी जातियाँ थी, इस कास्ट के लिए बहुत सारा काम किया, इनको इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए। तो डेमोक्रेसी जो है इस तरीके के कास्ट सिस्टम जो कि डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट सिस्टम है, वो इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो डेमोक्रेसी उनको इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने में उनकी ताकत बनी है, ठीक है। वो भी आज भी हो रहा है, मैंने बोला ना डेमोक्रेसी में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ लिखी है सब सही नहीं है, लेकिन आज भी हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी में लिख दी है कि भाई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और हमने इसको मजबूत बनाया है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट सिस्टम, कास्ट के बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसको डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, ताकि लोग भेदभाव ना करें। तो बहुत हद तक तो भेदभाव वाली चीज़ें जो है, बहुत हद तक ये सारी चीज़ें जो है कम हो गई हैं, भेदभाव, ठीक है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, विलेजेस ही नहीं, इवन सिटीज़ में भी आज की डेट में भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो आज भी होता है, ठीक है। लोग आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आपस में क्या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि लाइक ऑफिसेज हो गए, कंपनीज़ हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो वो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, आज भी उनकी इतनी घटिया सोच है, इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बोलें, ऐसे लोगों के बारे में बोलना भी बेकार है, ठीक है। वो ये सोचते हैं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, तो जो लोग साथ में बैठ के मतलब चीज़ें काम करते हैं, वर्क करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, वर्क कर रहे हैं, लंच करते हैं, जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं लोग, या स्कूल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, साथ में उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन
में ये रहता है कि जहाँ पर वो ऑफिस एक ऐसी जगह है या स्कूल कॉलेज एक ऐसी जगह है, एमएनसी कंपनीज वो एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर रिलीजन के लोग वर्क करते हैं। ठीक, रिलीजन ये तो रिलीजन है, और इसके अलावा जो जातियाँ हैं, जो कास्ट के लोग हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी अब जो है इन्हीं लोगों की तरह जो है बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इन्हीं की तरह गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ प्रीवियस में, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया इनके साथ, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उस डिस्क्रिमिनेशन के वजह से इनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आज इतना आगे इक्वल स्टेटस दे दिया गया है, इतना आगे बढ़ा दिया गया है, इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि अब लोगों की सोच बदले या ना बदले, लेकिन इनको बहुत आगे का स्टेटस मिल गया। अब ये गवर्नमेंट जॉब्स पे भी काम कर रहे हैं, टॉप ओहदे पे भी हैं। और आप बेस्ट एग्जांपल जो आप देख सकते हैं वो है हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ शेड्यूल ट्राइब, वो एक शेड्यूल ट्राइब जाति से बिलोंग करती है, एक जंगली, एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है, आदिवासी जाति से बिलोंग करती है, एंड शी नाउ बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द डेमोक्रेसी अलाउ गवर्नमेंट टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, डेमोक्रेसी अलाउ करती है गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन गवर्नमेंट कैसे चेंज करती है, किस तरह से चेंज कर सकती है, किस तरीके से गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज कर सकती है, कैसे कर सकती है कि भाई अगर लोगों को देखा भाई उन्होंने कि लोग जो है, लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, लोग मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लोग हो रहे हैं, तो हमको अपने कुछ डिसीजंस जो हैं वो हम अपने चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो डेमोक्रेसी अलाउ गवर्नमेंट टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। फर्स्ट आता है मिस्टेक्स डन कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक इस टाइप की गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलत डिसीजन, लॉ, बिल या कुछ भी इस तरीके का होता है, तो वो जो मिस्टेक है वो ज़्यादा देर तक जो है वो छुपी नहीं रह सकती, इसलिए कहा है हिडन फॉर लॉन्ग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वो मिस्टेक ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स हमारे इंडिया में, जैसे कि डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी कहने के लिए है बहुत सारी चीज़ें, मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग, खुद मिनिस्टर, खुद गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट किससे बनी है, जो हमने मिनिस्टर्स, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके जो भेजे हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो खुद मिनिस्टर ही गवर्नमेंट की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खुद मिनिस्टर ही फॉलो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे करप्शन, तो कौन सी चीज़ छुपी रहती है, करप्शन वाला पार्ट। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत दिन तक ये सारी चीज़ें, कोई भी अगर गवर्नमेंट मिस्टेक करती है या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर अगर भी मिस्टेक करता है, तो उसके करप्शन, उसके घोटाले बहुत ज़्यादा दिन तक छिपे नहीं रह सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड रूम फॉर करेक्शन। सो इस तरीके का अगर कुछ होता है, कोई गवर्नमेंट मिस्टेक करती है, तो एक डिस्कशन के लिए, इस तरीके के पब्लिक डिस्कशन के लिए, इस तरीके की मिस्टेक्स पर पब्लिक के डिस्कशन के लिए एक स्पेस तैयार करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट के पास भी एक एक रूम प्रिपेयर्ड किया गया है, मतलब रूम जैसे कमरा नहीं, एक जगह, एक तरीका, एक प्रोसेस तैयार किया। रूम मतलब यहाँ पर रूम फॉर करेक्शन, ये नहीं कि एक कमरा है वहाँ पे बैठ के सारे मिनिस्टर वो करेंगे, वहाँ पे जनता भी होगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस है, अगर कोई मिस्टेक हुई है गवर्नमेंट से या किसी मिनिस्टर ने अगर कोई घोटाला किया है, कुछ किया है इस तरीके का, तो एक प्रोसेस है उस मिस्टेक को सॉल्व करने का। ईदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर कैन बी चेंज। और वो क्या तरीका है, वो यही तरीका है कि ईदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो रूलर को अपना डिसीजन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर उसने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, फिर नॉट ऑन द फाइनल डे रूलर कैन बी चेंज। तो जनता क्या करेगी, यानी कि सिटीजन्स क्या करेंगे, सिटीजन जो है सीधे के सीधे जो रूलर है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट अगर उसने कोई मिस्टेक करी है, जैसे कि आपने अभी इस 2024 में इलेक्शन में आपने देख ही लिया कि जनता ने क्या किया, कुछ रूल्स, उनको किसान बिल से वो पहले ही भड़के हुए थे, ठीक है। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉईज़ हैं जो काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट जॉब पर उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का ये सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट जो है हर 6 महीने के बाद डीए टीए बढ़ाती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ के लिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ के लिए स्पेशली होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डीए वगैरह बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो डीए का बढ़ाने की कुछ अपनी परसेंटेज होती है, ठीक है। तो डीए होता है डीआर अलाउंस, और डीए टीए होता है, वो भी कुछ होता है, ठीक है। तो हर 6 मंथ के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉईज़ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं, उनकी सैलरी बढ़ती है हर 6 महीने के बाद, इस डीए और टीए की वजह से, डीए टीए की वजह से उनकी सैलरी बढ़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हर 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज जब कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे जब कांग्रेस सत्ता में थी, होती है 5% भी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, 10% भी बढ़ा सकती है, जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है,
जितनी परसेंटेज आगे बढ़ती जाएगी तो उतनी ही उनकी सैलरी में हर 6 महीने में उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। महंगाई ये वैसे मतलब बेसिकली ये जो डीए होता है ये महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो महंगाई भत्ता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता कांग्रेस के टाइम पे बहुत अच्छा रहा, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे ये फैक्ट है, कांग्रेस के टाइम पे करीब 10% के अराउंड जो है ये 6 मंथ का डीए टीए जो है गवर्नमेंट बढ़ाती थी। 10% टीए डीए बढ़ता था, ठीक है। तो लोगों की सैलरी बहुत अच्छी बढ़ती थी। लेकिन बीजेपी जो 10 ईयर्स से बीजेपी अभी तक रूल कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है, तो बीजेपी ने अभी तक जो बढ़ाया है ना, कांग्रेस ने हर बार 10% बढ़ाया और एक बार 5 या शायद 8% बढ़ाया था, ठीक है। 8% और 10% हमेशा इतना ही दिया है कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज़ को। जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी उनकी भी बढ़ती है, जो काम कर रहे हैं उनकी भी बढ़ती है, मतलब हर 6 महीने के बाद बढ़ता है जैसे। तो 10 इन्होंने पूरे 10 साल में सिर्फ 2% और 3% ही डीए बनाया। तो अब आप ये बताइए कि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एम्प्लॉइज़ जितने हैं और जितने पेंशनर्स थे, ठीक है, तो वो पेंशनर्स जो है वो बीजेपी को वोट क्यों देंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वजह से हारी है। आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, आप लोगों को पैसा नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या मतलब इस चीज़ का बनता है, ठीक है। आप नहीं काम करोगे तो रूलर कैन बी चेंज, तो रूलर जो है वो जनता चेंज करेगी, हटाएगी, ठीक है। कंक्लूडिंग आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए आर्गुमेंट जो हमने कंक्लूड किया है, कंक्लूजन डेमोक्रेसी के लिए ये है, वो कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट्स अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें सब चीज़ तो खैर नहीं दे सकती है, एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बात भी सही है, सारी डेमोक्रेसी जो है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन हाँ, ये है कि ये क्लियरली ये ज़रूर मेंशन है कि ये किसी भी और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब किसी और गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक वो डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्की हो गई, कम्युनिस्ट हो गई, ऑलिगार्ची हो गई, ठीक है। और जहाँ ऑलिगार्ची, जहाँ जो इटली वगैरह जैसी जो कंट्री है, जहाँ पे जो फादर्स वगैरह का जो रूल होता है उसे भी शायद कुछ कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, ऑलिगार्ची के अलावा और भी थ्योरोक्रेसी, ठीक है, थ्योरोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट हो गई। तो इन सभी गवर्नमेंट से मच बेटर है डेमोक्रेसी। बस ये है कि गवर्नमेंट को जनता के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जनता को जिस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा है वो चीज़ ज़रूर सबसे ऊपर रखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। सो नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो सकता है ना, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है व्हाई शुड वी वैल्यू डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों करते हैं। तो हम डेमोक्रेसी को वैल्यू हम इसलिए करते हैं, डेमोक्रेसी को हम वैल्यू इसलिए करते हैं, इंट्रोड्यूस वोटिंग राइट, क्योंकि डेमोक्रेसी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, वोटिंग राइट। और डेमोक्रेसी ने हमें एक राइट दिया है, एक हक दिया है, तो जिस हक के थ्रू हम जो है अपनी गवर्नमेंट को जो है हम अपनी गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट चूज़ करने के साथ साथ हम जो है अपनी गवर्नमेंट को बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हम अपने ऊपर ही रूल कर रहे हैं यहाँ, पीपल हैव द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, लोगों के पास ये राइट होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत पॉलिसी, गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं बनाती है, लेकिन कोई अगर ऐसी पॉलिसी है जो लोगों को पसंद नहीं आई है, लोग उसमें फेवर नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो लोगों को ये राइट है, पीपल्स या सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को ये राइट है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सके कि गवर्नमेंट ने इस तरीके की पॉलिसी क्यों बनाई, किस लिए बनाई। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले से बताती हुई आ रही हूँ, किसान आंदोलन वाली पॉलिसी रही हमारी, अग्निवीर वाली पॉलिसी। इट एनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। डेमोक्रेसी हमें ये भी राइट देती है, ये भी हमें हक देती है, अनेबल करती है हमें अस टू जज ऑन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, यानी कि जो अभी डेमोक्रेसी चल रही है या जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वो गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, गवर्नमेंट की क्या वीकनेस है, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या वीकनेस है, गवर्नमेंट कहाँ पे लूज हो रही है, गवर्नमेंट कहाँ पर वीक पड़ रही है, वो वीकनेस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें ये भी राइट देती है कि हम मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में हम डिफरेंस कर सके। मिनिमल डेमोक्रेसी यानी कि न्यूनतम तरीके से जो डेमोक्रेसी की चीज़ें कंट्री में यूज़ करी जा रही हैं, ये कंट्री में चलाई जा रही है, मतलब पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, कुछ डेमोक्रेसी का पार्ट है, कुछ डेमोक्रेसी की चीज़ें हैं, बस उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। और एक अच्छी डेमोक्रेसी जहाँ पर पूरी तरीके से हर एक चीज़ को डेमोक्रेटिक वे में चूज़ किया जाता है, पूरी कंट्री को प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर्म ऑफ टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है यहाँ पर। फर्स्ट है एक आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दूसरी है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ पे क्लियर है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है।
इस तरीके की डेमोक्रेसी में क्या है भाई, जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सारे लोग जो है मिलके इस रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। एक रिप्रेजेंटेटिव हमें दिया जाता है कि भाई ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि अलग अलग एरिया से खड़े होते हैं, अलग अलग सिटीज़, विलेजेस, ठीक है, इस जगह से अलग अलग जगहों से खड़े होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उनका अच्छा और बुरा सभा में बताया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उस रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, वोटिंग करते हैं, ठीक है, वोट करके हम उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं या हम उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव जो लोग होते हैं, पीपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ज़्यादा लोग चूज नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है वही इलेक्ट करता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन रिप्रेजेंट यही बताया हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी हम सारे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं, यानी कि जो वो सारे लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स ऑफ कंट्री, सिटीजन्स ऑफ कंट्री जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, सिटीजन्स ऑफ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और फिर वो हम पे रूल करते हैं। नेसेसिटीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी नेसेसिटी ये है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं एंड दे ऑल कांट पॉसिबली टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अब इतने सारे लोग जो हैं एक साथ एक ही डिसीजन, एक ही लॉ या पॉलिसी पे एक साथ एक जैसा डिसीजन जो है, इतने सारे लोग एक जैसा डिसीजन नहीं दे सकते, सबकी राय अलग अलग होंगी, सबके डिसीजन अलग होंगे, कोई कहेगा ये होना चाहिए, कोई कहेगा ये होना चाहिए, कोई कहेगा ये होना चाहिए, सब कुछ, सबकी थिंकिंग, सोच, ओपिनियन सब कुछ अलग अलग है। तो एक डिसीजन एक ही इतने नंबर ऑफ पीपल एक ही पॉलिसीज़ पे, एक ही लॉ पे या एक तरीके का कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, साथ ही साथ सिटीजन्स के पास इतना टाइम ही नहीं है डिसीजन लेने का, डिज़ायर्स, ना ही उनकी कोई ऐसी खास इच्छा है कि हम डिसीजन लें किसी पॉलिसी या किसी चीज़ को लेकर। द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, ना ही सिटीजन्स के पास इतना कोई ऐसा अच्छा स्किल है कि वो जो है वो डिसीजन लें किसी चीज़ के लिए, ठीक है, उनके पास इतनी कोई बहुत अच्छी स्किल भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास कि वो किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन लेने के, बहुत सारे तरीके। द मोस्ट कॉमन इज द इलेक्टेड, और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो रहता है हमारा वो रहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ज़्यादातर हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनको वोट करके उनको इलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, बट इफ अ कम्युनिटी इज स्मॉल ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक अ डिसीजन डायरेक्टली। तो अगर बहुत कम कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग मिलके बैठ जाते हैं और सब लोग मिलके जो है किसी भी डिसीजन को डायरेक्टली बैठ के बातचीत करके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि ग्राम सभा में होता है, ग्राम पंचायत के टाइम पर होता है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के टाइम पे भी यही होता है, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा क्या करती है, उधर प्रधान को बुला लेती है, जो सरपंच होते हैं 5 मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा में, उनको बुला लिया जाता है और वो लोग सब मिलके बैठ के गाँव से जुड़ी हुई जो भी डिसीजंस होते हैं वो मिलके आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अबव पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर में हमने डाला है, ठीक है, ये ग्राम सभा की पिक्चर डाली है, वो नीचे लिखा हुआ भी है। नाउ दिस इज हाउ द ग्राम सभा वर्क इन विलेजेस, विलेजेस में ग्राम सभा इसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम, ये जो है आपके प्रधान है, ठीक है, ये प्रधान है, बाकी ये सरपंच के मेंबर हैं, ये सरपंच हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको, तो 5 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5। एक वुमेन कैंडिडेट जो है ज़रूर होती है सरपंच के, उसमें एक सरपंच के जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक वुमेन कैंडिडेट ज़रूर होती है, ठीक है। ये सब, ये पंच है, पूरा सरपंच है, ठीक है, और ये आपके ये हो गए प्रधान। तो और बाकी सारे गांव के भी सारे मेंबर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि अलग अलग जो है उनको भी पता चले, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। तो इसलिए बाकी मेंबर्स भी गांव के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरीके डेमोक्रेसी इज द प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाई टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक तरीके की ऐसी डेमोक्रेसी है, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे डेमोक्रेसी को डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके का प्रिंसिपल है कि हम अपनी डेली लाइफ के स्टेजेस में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। A democratic decision involve consultation with all those who are affected by that decision। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक डिसीजंस जो हैं वो एक ऐसे डिसीजन है जहाँ पर हमें कंसल्ट करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से कंसल्ट करना पड़ता है। स्पेशली उन लोगों से हमें इसलिए कंसल्ट करना पड़ता है जो लोग उस डिसीजन से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हें हमें उस डिस्कशन में ज़रूर डालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है विद ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाई दैट डिसीजन एंड दिस कैन बी अप्लाई टू अ गवर्नमेंट। ये चीज़ें
गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होती हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी किसी भी तरीके का डेमोक्रेटिक डिसीजन लेगी तो उसे बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा। बिना मिनिस्टर से कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। फैमिली है, फैमिली अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस करेगी। और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, एमएनसी कंपनीज हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर स्कूल कोई डिसीजन लेता है तो अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछेगा, टीचर्स हो गए और पेरेंट्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ से पूछेगा नहीं, एम्प्लॉयज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्कूल का मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है तो टीचर्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर से डिस्कस करी जाती हैं, एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करी जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब पेरेंट्स और बच्चों के मतलब की होती है, तो उनसे भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन अच्छा डिसीजन माना जाता है। ये डेमोक्रेसी का एक रूल है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं। ये दिखाया हुआ है डेमोक्रेसी में प्रेस वगैरह की काफ़ी फ्रीडम है। जो यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रेस की काफ़ी फ्रीडम है और आपको बोलने की आज़ादी है डेमोक्रेसी में। ऐसा नहीं है कोई आपका मुंह बंद कर देगा, आप बोल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर शो किया हुआ है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी समरी यहाँ पर हमने डाली है। नाउ समरी, दिस इज ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो जो चीज़ें हैं वो न्यूनतम स्तर पे है, मतलब बहुत कम लेवल पर डेमोक्रेसी की बातें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर हमने डेमोक्रेसी की चीज़ें यहाँ डिस्कस करी हैं। डेमोक्रेसी का जो लेवल है या डेमोक्रेसी जो है बहुत ही ब्रॉड है। बहुत, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ना, ब्रॉड मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत कम चीज़ें ही डिस्कस करी हैं। दैट डजंट मेक इट एन आइडल डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो हमने डेमोक्रेसी डिस्कस करी है तो वो किसी भी कंट्री को कोई आइडल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस विच रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट एफर्ट। ये डेमोक्रेसी एक ऐसा काम है, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको वर्क करते रहना पड़ेगा ताकि डेमोक्रेसी सेव रहे। कॉन्स्टेंट हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। साथ ही साथ एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को अगर हमें ताकतवर बनाना है तो हमें डेमोक्रेसी में काम करते रहना पड़ेगा, इसकी प्रोग्रेस को में काम करते रहना पड़ेगा। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम बोथ लीडर्स एंड सिटीजन्स। यानी कि जो लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो सिटीजन्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर वो अपने डिसीजन मेकिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी, तो डेमोक्रेसी भी काफ़ी स्ट्रेंथेंड होगी, डेमोक्रेसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। अनलाइक द डिक्टेटरशिप, अनलाइक मतलब डिक्टेटरशिप को छोड़ के जो लीडर्स हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है, उनको अपने डिसीजंस जो हैं उसमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, Now, even when it failed to do some of these things, it allow a way to correcting its mistake. अगर इनमें से कोई चीज़ अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं भी हो पाती है तो हमें डेमोक्रेसी ये मौका देती है कि हम अपने मिस्टेक्स को, गवर्नमेंट अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकती है, सिटीजन्स अपनी मिस्टेक को जो है सुधार सकते हैं, ये हमें डेमोक्रेसी मौका देती है। लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्की हो गई, जिसे नीचे लिखा है वन पार्टी रूल हो गया, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे चाइना में है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। इन सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया है पॉलिटिक्स में या डिसीजन मेकिंग में, या देश के किसी डिसीजन में कि कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेना है तो लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है इस तरीके की फॉर्म की जो गवर्नमेंट है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, सारे सिटीजन्स ऑफ द जो कंट्री के सारे लोग जो हैं डेमोक्रेसी में एक्टिवली पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने से ये मतलब है कि एक्टिव लाइक, क्योंकि हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं तो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं उस चीज़ को लेके कि भाई इलेक्शंस हैं, नई गवर्नमेंट आएगी, नई सरकार आएगी, तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, डिसएडवांटेज कम है लेकिन एडवांटेज ज़्यादा है। सो हेयर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट एंड आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एंड डेमोक्रेसी बहुत ईजी चैप्टर था, ये इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। हमने डेमोक्रेसी के कुछ चीज़ें इस चैप्टर में स्टडी करी हैं। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, उससे ज़्यादा अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर। एंड साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि जो भी न्यू चैप्टर्स आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन बहुत ईजिली मिल जाए और आप आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के, उनको आप सबसे पहले जो है आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 8, 9 और 10th की
होल ऑफ द सोशल स्टडी एंड 11th और 12th की ज्योग्राफी भी, और बहुत जल्द हम 11th और 12th की हिस्ट्री भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए स्पेशली। ओके, सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बाकी सारे आप सारे के सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखें ताकि जो है हमारा चैनल भी अच्छे से ग्रो करे और आपको भी बोर्ड की प्रिपरेशन करने में इजी हो, और आगे आगे हम आपको बहुत इससे नोट्स भी हम आपको इसी से प्रिपेयर कराएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इस पीपीटी से आप अपने यहीं से नोट्स जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बोर्ड में आने वाले हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टिल देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कोई भी जो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी होगा उसमें हम मिलेंगे। सो टिल देन बाय।